जब इन 43 नामों को आप देखें, जिनको रखा गया, जिनको निकाला गया, इन सब के पीछे जो एक तरह से ताकतवर प्रधानमंत्री मोदी की ताकत तो दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस ताकत में मिलावट है। जानकारों का ये मानना है कि ये जो नाम आए हैं, इन नामों में पहली बार जिस तरह से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार ऐसा विस्तार किया है। एक वो व्यक्ति जो जंबो मंत्रिमंडल के खिलाफ रहा हो, वो एक बार से जंबो मंत्रिमंडल की ओर बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे कुछ खास कारण रहे होंगे। और यही कारण कुछ यूं सबके सामने आ रहा है कि सब कुछ इतना आसान भी नहीं रहा है, इतना एक तरफा भी नहीं रहा है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ दबाव प्रधानमंत्री मोदी पर भी रहा। एडजस्ट करने की जो एक जो दबाव था, एक जो प्रेरणा थी, खासकर संघ की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को मिली, और इसलिए उन्होंने न केवल संघ के लोगों को भी एडजस्ट किया, बल्कि जो अपने सहयोगी दल हैं या वो लोग जिन्होंने अपने ही दल को तोड़ा और बीजेपी की ओर आगे बढ़ा या जेडीयू के रास्ते से आगे बढ़ाए, उन सभी लोगों को, जी हाँ मैं पशुपति पासवान की बात कर रही हूँ, उन सभी लोगों को उन्होंने जगह दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने कांग्रेस को वो झटका दिया जो लंबे समय तक कांग्रेस नहीं भूलेगी, उनको भी एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। हालांकि कोई बहुत अच्छा मंत्रिमंडल उन्हें नहीं दिया गया है, कोई बहुत अच्छा मंत्रालय उन्हें, माफ़ कीजिएगा, मंत्रालय उन्हें नहीं दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि इन सबों को एडजस्ट करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की भी खूब चली और उनके जो लोग हैं उनको भी एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। यानी कुल मिलाकर इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने केवल एक तरफा फैसला नहीं लिया है, बल्कि जानकारी ये कह रहे हैं कि सबकी सुनी गई है और सबके आधार पर ये चेहरे चुने गए हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ा मसला है कि क्या ये माना जाए कि वो मोदी जो खुद ही अपने फैसले लेते थे और उन फैसलों को मानने की जो मजबूरी कहें या फिर सम्मान कहें कि पूरे दल पर होती थी, संघ भी उनके फैसलों से सहमत रहता था, क्या अब ये सब कुछ बदल रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ज़्यादा प्रजातांत्रिक हो रहे हैं और सबको सुन रहे हैं और सबके हिसाब से काम कर रहे हैं? क्या ये एक नए अध्याय की शुरुआत है? जिस तरह से उन्होंने ऋषिनुमा छवि अपनी बना ली है, क्या ये माना जाए कि वाकई वो एक ऐसे सन्यासी के रूप में उभर रहे हैं जो सबकी सुनता है और सबकी भले के लिए करता है, या फिर संघ अपनी पकड़ को धीरे धीरे पार्टी पर ज़्यादा मजबूत करता जा रहा है, इसलिए वो उन चेहरों को आगे लाने में सक्षम रहा है जो संघ के भी करीबी रहे हैं। मोदी जी के मंत्रिमंडल के विस्तार में आरएसएस का दबाव भी साफ नजर आ रहा है। मंत्रिमंडल में संघ की पृष्ठभूमि के नेताओं को जगह दी गई है। संघ का दबाव खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मामलों में झलका है। यूपी में 2022 में चुनाव होने हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में चुनावी तैयारी दिखाई पड़ती है। 26 नए चेहरों में यूपी से 7 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इस तरह नई कैबिनेट में 27 ओबीसी, 12 एससी और 11 महिलाएं शामिल की गई हैं। यूपी से अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले बीएल वर्मा को संघ की पसंद बताया जाता है। बनवारी लाल मीणा ने बदायूं जिले में खंड कार्यवाह के रूप में 1980 में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। वो कल्याण सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं और लोधी समाज पर पकड़ रखते हैं। वहीं दलित समुदाय से भानु प्रताप वर्मा की पृष्ठभूमि भी संघ की है। वर्मा जालौन से 5 बार सांसद हैं। वो 2001 में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष और 2011 और 2013 में अध्यक्ष भी रहे हैं। 1991 की राम लहर में पहली बार महाराजगंज से जीतकर आए पंकज चौधरी पिछड़े वर्ग से हैं। तब से वो लगातार 6ठी बार सांसद चुने गए। अमित शाह ने रैली में उनको मंत्री बनाने का ऐलान किया था। उन्हें योगी आदित्यनाथ का काफी करीबी माना जाता है। हालांकि मोदी जी के पहले कार्यकाल में उन्हें तवज्जो नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार योगी जी की पसंद ही संघ की पसंद बन चुकी है। मोहनलालगंज से कौशल किशोर भी आरएसएस की पृष्ठभूमि के रहे हैं। उन्होंने कई सामाजिक आंदोलन चलाए हैं। हालांकि कौशल किशोर ने योगी सरकार की कोरोना प्रबंधन को लेकर खुलकर आलोचना की थी, लेकिन अवध प्रांत के प्रचारक रहे कौशल किशोर संघ की पसंद है, लिहाजा उनको मंत्री बनाया गया। यूपी में जीत का समीकरण बनाने में संघ की अहम भूमिका रही है, क्योंकि आरएसएस हर कीमत पर अगले चुनाव में विजय चाहता है।
यही नहीं, संघ की पसंद की वजह से तेलंगाना में जी किशन रेड्डी, गुजरात से मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला को प्रमोशन दिया गया। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के नेताओं को तवज्जो दी गई, वहीं कर्नाटक से मंत्रिमंडल में शामिल हुई शोभा करंदलाजे तो 1994 से ही संघ से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि संघ के काम के लिए विवाह नहीं करने का फैसला लिया था। तो चित्रदुर्ग से सांसद ए नारायण स्वामी को संघ से बीजेपी में आए संगठन मंत्री बीएल संतोष का करीबी माना जाता है। हालांकि नारायण स्वामी मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के आलोचक माने जाते हैं। वहीं येदियुरप्पा मोदी के कार्यकाल में बीजेपी में वापस लौटे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेकर पार्टी में मतभेद के संकट को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आगे आना पड़ा। जबकि खबरों के मुताबिक मोदी शाह कोरोना की नाकामी के बहाने प्रदेश और सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के पक्ष में बताए जाते हैं। यहाँ आरएसएस की सक्रियता ने ये तो साफ झलका दिया है कि बीजेपी आलाकमान को संघ की इच्छा के अनुरूप ही काम करना होगा। ये तीसरा मौका है जब आरएसएस ने चुनाव को लेकर सीधा दखल दिया है। एक बात तो साफ होती जा रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोदी के कार्यकाल में ही उनके अगले विकल्प और नेतृत्व की अगली कतार तैयार करने में जुटा है। ऐसे में मोदी जी पर आरएसएस का दबाव नजर आ रहा है। कोरोना महामारी, टीकाकरण, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और चीनी घुसपैठ की बदनामी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बढ़ाने का संघ को मौका मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।